तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़का जो होता है वहाँ पर रैंकिंग्स के बारे में एक सीनियर से पूछता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी रैंकिंग्स है और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं जाकर चैलेंज करता हूँ। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर टेबल के ऊपर दो लोग बैठे होते हैं और उनके पास जाता है, जाकर फीस जमा करवाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ब्रॉन्ज रैंक के लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो एक दूसरे वाले से कहता है कि चलो जल्दी से पहले इसका टेस्ट लो, जरा देखो तो क्या वाकई में इस लायक भी है या नहीं। तो इसी के साथ ही वो लड़का आगे बढ़ता है, अपने पास से क्रिस्टल निकालता है और उस लड़के की पावर्स को चेक करता है और कहता है हाँ ठीक है, ये क्वालिफाइड है, ठीक है, इस लड़के को चैलेंज के लिए भेज दिया जाए। तो उसका बॉस उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है लड़के, तुम जा सकते हो, बस फीस जमा कराओ, अंदर चले जाओ। और वो लड़का जो होता है फीस जमा करवा के अंदर चला जाता है और कहता है कि अब जबकि अगर मैं यहाँ पर इस गेम को जीत जाता हूँ तो उसके बाद मैं अपने लिए एक बड़ा घर जीत सकता हूँ, सॉरी अपने लिए एक बड़ा घर खरीद सकता हूँ अभी कैपिटल कंट्री में, और साथ ही मैं खूबसूरत लड़की के साथ शादी भी कर पाऊंगा। तुम्हारा किन्नन भी उसी लड़के की तरफ देख रहा होता है कि ये लड़के ने यहाँ पर क्या कुछ किया। तो वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपने लिए कोई रैंक चूज करना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के पहले लेवल पर हूँ, तो लगता है कि मैं भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेवल को चैलेंज कर सकता हूं। तो मुझे ब्रॉन्ज को यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन राम के फर्स्ट से फिफ्थ लेवल के दरमियान किसी को चैलेंज करना होगा। लेकिन हमारे किन्नन के पास यहाँ पर पैसे कम होते हैं, क्योंकि उसके पास यहाँ पर अगर ब्रॉन्ज रैंक को चैलेंज करना है तो कम से कम उसे 60 क्रिस्टल चाहिए होंगे। किन्नन कहता है कि मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 क्रिस्टल है, बाकी क्रिस्टल्स मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। तो इसी के साथ साइड के ऊपर एक पान शॉप दिखाई देती है, तो वो कहता है चलो वहां पर चलते हैं, मुझे लगता है कि मैं कोई चीज बेच सकता हूँ। तो वो सोच रहा होता है कि अपने पास से क्या चीज बेची जाए। तो उससे पता चलता है कि उसके पास लूची का एक डैगर पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि इसी डैगर को जाकर बेच देते हैं। लास्ट टाइम उस रैलिक प्लेस के ऊपर मुझे मारने की कोशिश की तो उसके पास से मैंने एक डैगर उठाया था, वही काफी स्पेशल डैगर है, तो इसी को बेच देते हैं। तुम्हारा किन्नन जो होता है वो पान शॉप में जाता है, जाकर उसके सामने डैगर करते हुए कहता है कि बॉस बताओ कि इस डैगर को कितने में खरीदोगे। वो बंदा जो होता है उस डैगर को देखता है और उसे कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें पूरे 100 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम जहाँ पर गलती कर रहे हो, इस डैगर के तो मुझे कम से कम 300 क्रिस्टल्स मिलने चाहिए और तुम जहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 क्रिस्टल्स दे रहे हो। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर पहली बार आए तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें 110 क्रिस्टल्स दूंगा। तो क्या तुम्हें जब से मंजूर है, अगर तुम बेचना चाहो तो बेच सकते हो। तुम्हारा किन्नन कहता है नहीं मुझे 200 चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद शॉपकीपर उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें 200 नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 120 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला, अब तो मैं जो बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, मैं इसे जाकर किसी और शॉप में बेच सकता हूँ जहाँ पर मुझे इसके 300 क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, तुम जहाँ पर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। शॉपकीपर उसे कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 200 क्रिस्टल्स दे देता हूँ, 200 क्रिस्टल्स के बदले में ये वाला डैगर मेरा हुआ। किन्नन को वो क्रिस्टल्स की थैली देता है, तो किन्नन अपने क्रिस्टल्स की थैली लेता है और कहता है कि डील करके मजा आया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ किन्नन वहाँ पर से अब अपनी फीस जमा करवाने के लिए निकल पड़ता है, जबकि शॉपकीपर बॉस जो होता है वहाँ पर अपने एक आदमी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को जैसे यहाँ से बाहर निकले तो उसको मार डालना और इसके पास सारे पैसे भी ले लेना, और अगर ये फाइट में जाता है तो वहाँ पर इसके लिए ओपोनेंट्स को सेट करो, ऐसा ओपोनेंट सेट करो जो कि इसे मार डाले, हम लोग इसके पास से बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। उसका साथी उसे कहता है ठीक है बॉस मैं अभी जाकर अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। तुम्हारा किन्नन सीधा उसी टेबल वाले लोगों के पास जाता है, जाकर उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ब्रॉन्ज रैंक को चैलेंज करना है। किन्नन वहाँ पर सोच रहा होता है कि हालांकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल राम की पावर है, लेकिन इसके बावजूद अब मैं यहाँ पर अपने 5 एलिमेंट्स को अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूँ, यानी कि जिस एलिमेंट को चाहे उसको यूज कर सकता हूँ। तो मेरा मतलब यह है कि मेरी पावर्स 5 गुना बढ़ चुकी है। तो बॉस के साथ जो बंदा खड़ा होता है वो हमारे किन्नन को चेक करता है और कहता है कि ये स्पिरिचुअल राम के फर्स्ट लेवल पर है, तो इसका टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है इसे बेच दो। तो वो किन्नन से कहता है फीस जमा कराओ और वहां पर सामने चले जाओ। जबकि हमारा किन्नन जब सामने चला जाता है तो उसी के साथ ही शॉपकीपर का साथी भागता वहां पर आता है, बॉस के कान में आकर वो सारी बात बताता है कि इसने अभी अभी वहां पर डैगर बेचा और इसके पास काफी सारे क्रिस्टल्स हैं, हमें वो सारे क्रिस्टल्स वापस चाहिए। बॉस जो होता है वो अपने साथी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़के की फाइट यहाँ पर 5 लेवल के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम वाले बंदे के साथ मैनेज करो, ताकि ये लड़का पहली मैच में हार जाए और उसके पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे भी लिए जा सके, और साथ ही हमें यहाँ पर इसके ऊपर शर्त लगाकर भी बहुत सारा पैसा मिल सकता है। तो साथी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं बॉस मैं अभी जाता हूँ और अरेंजमेंट्स करके आता हूँ। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट फाइट के बारे में रेफरी कहता है कि अगली फाइट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। अगली फाइट किन्नन के दरमियान में होगी जो कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के पहले लेवल पर है, जबकि दूसरा लियू रूकोंग है जो कि इस वक्त अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के 5th लेवल पर है। तो दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और इसी के साथ साइड के ऊपर दिखाते हैं कि वहाँ पर 2 लोग टेबल के ऊपर बैटिंग लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोग रूकोंग के ऊपर बैट लगाते हो तो यहाँ पर 15% रेट मिलेगा, और अगर यहाँ पर तुम किन्नन के ऊपर लगाते हो तो तुम्हें 30% रेट मिलेगा। लेकिन किन्नन के ऊपर कोई भी शर्त नहीं लगा रहा होता। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये क्या यहाँ पर तो शर्त भी लगाई जा रही है। काफी सारे लोग वहाँ पर ये सोच रहे होते हैं क्योंकि किन्नन के और दूसरे रूकोंग के दरमियान में पावर गैप काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि दोनों के दरमियान में 4 लेवल्स का डिफरेंस है। तो उन्हें लगता है कि रूकोंग यहाँ पर इस फाइट को जीतने वाला है, तो वो सभी लोग वहाँ पर जाकर रूकोंग के ऊपर दाव लगा रहे होते हैं और सभी लोग उसी के ऊपर अपने क्रिस्टल्स लगा रहे होते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर ज्यादा पैसे मिल सके। लेकिन हालांकि किन्नन के ऊपर प्रॉफिट रेट ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो किन्नैन के ऊपर बेट लगाते हैं। किन्नैन भी अपनी वाली साइड के ऊपर जाता है और जाकर टेबल के ऊपर अपने क्रिस्टल्स रखता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर बेट लगाना चाहता हूँ। पर जो लड़का पैसे जमा कर रहा होता है उसे नहीं बताता कि यही किन्नैन है, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर बेट लगाना चाहते हो तो फिर जल्दी से बेट लगाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि किन्नैन यहाँ पर हारने वाला है। हमारे पास यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर हम लोग किन्नैन के खिलाफ यहाँ पर पैसे लगाएंगे तो बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। चलो जल्दी से यहाँ पर बेट लगा लो। किन्नैन अपने पास से पूरे 100 स्पिरिट स्टोन्स निकालता है और किन्नैन के ऊपर लगा देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के किन्नैन के ऊपर 100 स्पिरिट स्टोन्स लगाता हूँ कि यही जीतेगा। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कौन है, कहीं ये पागल तो नहीं है, ये यहाँ पर पूरे 100 स्पिरिट स्टोन्स लगा रहा है, कहीं ये यहाँ पर पागल तो नहीं हो गया, इतने सारे क्रिस्टल्स इसने इस लड़के के ऊपर लगा दिए जिसके जीतने के चांसेस 0% हैं। जबकि वहाँ पर बैटिंग वाला बंदा बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को इस बात से क्या मसला है, जब ये लड़का यहाँ पर बैटिंग कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है तो फिर तुम सभी लोगों को यहाँ पर हैरान होने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे यहाँ पर कंफ्यूज करने की जरूरत है। और साथ ही वो सोच रहा होता है अब तो आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, पूरे 100 स्टोन्स का यहाँ पर हमें फायदा होगा। एरिना के सेंटर में रेफरी खड़ा होता है तो रेफरी कहता है कि प्लीज किन्नैन यहाँ पर स्टेज के ऊपर आ जाओ। तुम्हारा किन्नैन कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो जैसे हमारा किन्नैन स्टेज की तरफ जाता है तो वो सभी लोग कहते हैं ये तो खुद ही किन्नैन है, किन्नैन ने यहाँ पर अपने ऊपर ही 100 क्रिस्टल लगा दिए। इसी वजह से तो हम लोग भी यहाँ पर सोच रहे थे कि इतना बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है जो कि यहाँ पर किन्नैन के ऊपर 100 क्रिस्टल लगाएगा। लगता है कि यहाँ पर मैच तो हारेगा ही लेकिन साथ ही पूरे 100 क्रिस्टल्स को भी हार देगा। तो हमारा किन्नैन एरिना में चला जाता है, जबकि रूकॉन भी वहां पर पहुंच जाता है। तो रूकॉन वहां पर आने के बाद से कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे, तुम तो अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम्हें यहाँ पर आकर मुझसे फाइट नहीं करनी चाहिए, अभी वक्त है हार मान लो। कि हमारा किन्नैन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि हमें यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए, ना ही यहाँ पर बातें करनी चाहिए, चलो जल्दी से फाइट को स्टार्ट करते हैं। तो रूकॉन उसे कहता है कि जी अंकल तुम्हें बताएगा कि यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से बात करने का क्या नतीजा होता है, मैं यहाँ पर इतनी तमीज से तुमसे बात कर रहा हूँ, आगे से तुम मुझे कह रहे हो कि हमें यहाँ पर फाइट करनी चाहिए। इसी के साथ ही रूकॉन जो होता है अपने पास से अपना ब्लेड निकाल कर हमारे किन्नैन के ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है। जब वो किन्नैन के ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है तो मास्टर किन्जान बाहर निकलते हैं और किन्नैन को बताते हैं कि ये लड़का यहाँ पर अपने फायर एट्रीब्यूट को यूज कर रहा है। और क्या तुम्हें पता है कि फायर एट्रीब्यूट के खिलाफ वाटर एट्रीब्यूट को अगर यूज किया जाए तो हम लोग बड़ी आसानी से फायर एट्रीब्यूट को हरा सकते हैं, चाहे उसकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम की पावर कौन सी लेवल में क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर वाटर हमेशा ही फायर को हरा देगा। तो चलो जल्दी से जरा अपने एट्रीब्यूट को यहाँ पर चेंज करो। तुम्हारा किन्नैन इसी के साथ वहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने फायर एट्रीब्यूट को चेंज करता है वाटर के साथ। तो इसी के साथ ही हमारा किन्नैन वहाँ पर वाटर एट्रीब्यूट को यूज करते हुए अपनी तलवार को वाटर के साथ कवर कर लेता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर मैं क्या कर पाता हूँ। तुम्हारा किन्नैन अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, जबकि दूसरी तरफ से रूकॉन्ग भी उसके पास स्ट्राइक लगाता है। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ अपनी तलवारें टकराते हैं, तुम्हारे किन्नैन की तलवार क्योंकि वाटर सी बनी होती है और उसकी फायर का डैगर जो होता है उसकी तलवार के साथ टकराकर बड़ी आसानी से टूट जाता है और स्ट्राइक के साथ हिट होने के बाद रूकॉन्ग उड़ता हुआ रीना से बाहर जाकर गिरता है, जिसके साथ एक ही हिट के साथ रूकॉन्ग मैच हार जाता है और बाकी के सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। रूकॉन्ग खुद भी इस बात से काफी हैरान होता है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इससे ज्यादा है लेकिन मैं हारा कैसे। और रेफरी भी यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर इस फाइट को किन्नैन ने जीत लिया, हालांकि वो खुद भी काफी से घबरा रहा होता है कि उन लोगों ने खुद ही यहाँ पर मैच को फिक्स किया था, लेकिन अब इसके बावजूद किन्नैन ने अपनी फाइट को जीत लिया है। बाकी के सभी लोग वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर बैट लगाया होता है किन्नैन के खिलाफ, जिन्होंने लगाए होते हैं उन सभी के पैसे डूब गए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 105 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या किन्नैन यहाँ पर से अपने पैसे लेकर आसानी से निकल कर जा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।